हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग सारे बायोलॉजी के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ठीक है, सारे एमसीक्यूज जो कि आपके पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे वनडे एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन युक्त पदार्थ कौन सा है। तो याद रखिएगा, जो प्रोटीन युक्त पदार्थ है वो अखरोट और सोयाबीन है। ठीक है, फिर है सर्वदाता रुधिर समूह कौन सा है। तो याद रखिएगा, जो सर्वदाता रुधिर समूह है वो ओ है। ठीक है, ओ पॉजिटिव। फिर ब्लड कैंसर को और किस नाम से जाना जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो ब्लड कैंसर होता है उसे ल्यूकोमिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक जो होता है वो सिल्वर होता है। ठीक है, फिर देखिए विटामिन इनमें से कौन सा होगा। तो याद रखिएगा, जो जैविक यौगिक होते हैं ना वो विटामिन होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले जा सकता है जिसका वर्ग कौन सा होगा। देखिए, सबसे पहले तो जो वर्ग ए बी रक्त वाला समूह होगा, मतलब कोई भी व्यक्ति होगा, वह कोई भी वर्ग का रक्त ले जा सकता है। ठीक है, फिर देखिए मैच द कॉलम है जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों को किससे मुक्त करना है, मतलब सुमेलित करना है, श्रावित हार्मोन से सुमेलित करना है। ठीक है, मतलब इसमें बोल रहा है कि कौन सी अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं उससे स्रावित हार्मोन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले जनन ग्रंथि, याद रखिएगा जो जनन ग्रंथि होती है उससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन रिलीज होता है। फिर अग्नाशय, अग्नाशय से इंसुलिन रिलीज होता है। फिर अधिवृक्क, अधिवृक्क से कार्टिसोम रिलीज होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए, जो स्पैम है वो किस विषय से संबंधित है। तो याद रखिएगा, जो स्पैम है वो कंप्यूटर से संबंधित है। फिर अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो याद रखिएगा, जो अल्जाइमर रोग होता है उसमें मस्तिष्क मतलब ब्रेन जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं अल्जाइमर रोग में। फिर दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है। तो याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस के कारण दूध क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। और दूध से जब दही बनता है तो कौन से बैक्टीरिया का यूज होता है। तो उसमें भी लैक्टोबैसिलस का ही यूज होता है। देखिए, क्रायोजेनिक ताप से क्या आशय है, वह ताप जो कि -150 डिग्री से कम हो। फिर है डीआरडीओ के द्वारा कौन सा मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया है। तो डीआरडीओ के द्वारा जो होता है ना, नाग, त्रिशूल, अग्नि सभी अभी चल रहे हैं, कोई भी बंद नहीं किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में हरित क्रांति से किसका गहरा संबंध है बताइए। बिल्कुल, डॉक्टर स्वामीनाथन का गहरा संबंध है, हम सबको पता है। और डॉक्टर कुरियन जो है वो श्वेत क्रांति के जनक है। ठीक है, फिर देखिए रेशम का जो कीड़ा होता है वो अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, डिंभक यानी कि लार्वा। जो रेशम का कीड़ा होता है वो जब लार्वा में होता है ना तभी वो वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। उसके बाद है कि मानव शरीर में कौन सा अंग स्वयं अपनी मरम्मत नहीं कर सकता। तो इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा, जो दांत है ना वो स्वयं अपनी मरम्मत नहीं कर सकता। ठीक है, फिर देखिए मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है। तो ये है ग्लूनियस मैक्सिमस, ऑप्शन नंबर सी, ग्लूनियस मैक्सिमस। फिर देखिए शुक्राणु की औसत आयु लगभग कितनी होती है। तो इस चीज को याद रखिएगा, जो शुक्राणु होते हैं ना उसकी औसत आयु 36 घंटे होती है। फिर मानव शरीर प्रतिवर्ष लगभग कितने पाउंड त्वचा का निर्मोचन करता है। तो याद रखिएगा इस चीज को कि जो मानव शरीर होता है ना वो लगभग 40 पाउंड त्वचा का निर्मोचन करता है प्रतिवर्ष। ठीक है, फिर सूक्ष्म जीवों द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो अमोनिया जब नाइट्रेट में बदल रही है तो उसे नाइट्रीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए भारत का जो प्रथम तितली उद्यान है वो कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा कि भारत का जो प्रथम तितली उद्यान है वो बनरघट्टा जैविकी उद्यान बेंगलुरु में स्थित है। फिर उसके बाद है कि मानव के श्वेत रक्त कणों यानी WBC का जो व्यास होता है वो लगभग कितना होता है। तो याद रखिएगा 0.007 मिलीमीटर। फिर प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर सी 19 जून 1981। फिर है मेलेनिन वर्णक के लिए कौन सा कथन सही है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि जो मेलेनिन वर्णक है उसके लिए सबसे पहले तो यह पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा देती है, ये कथन बिल्कुल सही है। और त्वचा को यांत्रिक क्षति से रोकती है, ये भी बिल्कुल
सही है, और जीवाणुविक आक्रमण रोकती है, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए घरेलू बिल्ली का जैविक नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा जो घरेलू बिल्ली होती है उसका जैविक नाम है फेलिस डोमेस्टिका, ऑप्शन नंबर बी। फिर है आरएनए संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आरएनए संश्लेषण के लिए जो नोबेल प्राइज है वो दिया गया है ओकोवा को, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए रोगी व्यक्ति को डॉक्टर ग्लूकोज देने को क्यों कहता है? बताइए क्यों कहता है डॉक्टर कि पेशेंट को देना है ग्लूकोज? देखिए इसका रीज़न ये होता है कि ग्लूकोज के सीधे ऑक्सीकरण से क्या होता है, बॉडी को एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली जो ग्लूकोज होता है वो एनर्जी ड्रिंक के रूप में काम करता है। ठीक है, जैसे देखिएगा सपोज दैट किसी को डिहाइड्रेशन भी हो जाता है तो भी एनर्जी क्या होता है, इंसान एनर्जी लेस हो जाता है, तो उस टाइम पे ग्लूकोज बहुत बेनिफिट करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सत्य फल होता है, बताइए एक सत्य फल क्या होता है? तो परिपक्व अंडाशय जो होता है उसको बोलते हैं एक सत्य फल। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जैविक खेती। हम सबको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि जो पूरे विश्व का एक ऐसा मात्र स्टेट है जहाँ पर पूरी तरह से जैविक कृषि होती है, वो है हमारा सिक्किम। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एडिशनल नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ। फिर देखिए कि NEA से क्या आशय है? तो याद रखिएगा इसका जो फुल फॉर्म होता है NEA, यानी कि नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर बी। फिर है एडमिरल गोरशोकोव क्या है? तो यह एक विमान वाहक पोत है। फिर है पायरिया किससे संबंधित बीमारी है? तो पायरिया जो होता है वो मसूड़ों से होता है ना, मसूड़े बहुत ढीले पड़ जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए इनमें से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो याद रखिएगा कि विटामिन B12 जो होता है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर देखिए किस महिला में मूछ दाढ़ी आने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल कोई वुमन है, ठीक है, उसमें अगर मूछ दाढ़ी ज़्यादा आ रही है तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि उसमें हार्मोनल इफेक्ट क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, इस कारण से मूछ दाढ़ी आने की संभावना हो सकती है। फिर देखिए संतुलन बनाए रखने की संवेदना का जो कार्य है वो कान का कौन सा भाग करता है? तो इस चीज को याद रखिएगा एम्पुला के संवेदी कूट, ऑप्शन नंबर बी। फिर अब पेस मेकर क्या नियंत्रित करता है? तो इस चीज को याद रखिएगा जो पेस मेकर होता है वो हृदय के स्पंदन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। फिर देखिए एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वासोच्छ्वास की औसत दर कितनी होती है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो श्वासोच्छ्वास की औसत दर होती है वो 16 से 20 प्रति मिनट होती है। फिर DNA अणु के एक खंड में 120 एडेनिन और 120 साइटोसिन के अणु हैं। ठीक है, इस खंड में कुल कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? तो याद रखिएगा इसमें टोटल 480 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। फिर देखिए थर्मोस्टेट का क्या प्रयोजन है? तो याद रखिएगा थर्मोस्टेट का जो यूज़ होता है वो तापमान को स्थिर रखने में होता है। फिर है कि इनमें से कौन सा लक्षण हृदयघात के समय नहीं होता है? तो याद रखिएगा हृदयघात के समय पैर में दर्द एवं झंझनाहट जो होती है वो नहीं होता है। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से जलों में से कौन सा जल सबसे ज़्यादा शुद्ध होगा? तो हम सबको बचपन से ही पता है कि जो वर्षा का जल होता है वो अशुद्ध जल होता है, सबसे ज़्यादा शुद्ध जल होता है। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपको पता है सीसी मक्खी जब काटती है तो क्या होता है? देखिए जब सीसी मक्खी हमें काटती है ना तो हमें नींद बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर देखिए आलू एक तना होता है, क्यों होता है एक तना? क्योंकि इसमें नोड एवं इंटर नोड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है इसमें किस कुल के पौधों को अनाज की श्रेणी में रखा जाता है? तो याद रखिएगा अनाज की श्रेणी में ग्रैमिनी को रखा जाता है। बार्क में पाया जाने वाला लेंटिसेल क्या है? तो याद रखिएगा वायु छिद्र जो होता है वो लेंटिसेल है। फिर देखिए किसने कहा था वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो एक आवश्यक दुगुण है? किसने कहा था बताइए? कार्टीस ने कहा था। फिर है रेफ्लीसिया क्या है? तो याद रखिएगा जो रेफ्लीसिया है वो पूर्ण मूल परजीवी है। ठीक है, फिर प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो याद रखिएगा कि जल से आती है। फिर देखिए वह प्रक्रिया जिसमें कि भिन्न लक्षणों वाली दो प्रजातियों को क्रॉस कर एक नई प्रजाति प्राप्त की जाती है वह क्या कहलाती है? तो वह संकरण कहलाती है। फिर अब परागकणों
कस्त्रीधानी की ग्रीवा की ओर जो गति होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रसायनुवर्तन कहते हैं, ठीक है। फिर ट्रिप्सिन किसके पाचन से संबंधित होता है? जो ट्रिप्सिन होता है ना, वो प्रोटीन के पाचन से संबंधित होता है। फिर देखिए डेसिबल किसके नापने के लिए यूज़ में आता है? तो याद रखिएगा जो डेसिबल होता है वो ध्वनि को नापने का इकाई है, ठीक है। फिर पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? ठीक है। तो देखिए जो पेनिसिलिन होता है वो पे नोटेटम से प्राप्त होता है। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन-सी है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, व्हेल शार्क जो है वो भारत की सबसे बड़ी मछली है। फिर देखिए रुधिर समूह के आविष्कारक कौन थे? तो रुधिर समूह के आविष्कारक जो थे वो लैंडस्टीनर थे, हमें बचपन से पता है। फिर इनमें से कौन-सा कीट वर्ग का नहीं है, मतलब कौन से इसमें कीड़े नहीं है? बताइए इसमें से कौन-सा कीड़ा नहीं है? तो मकड़ी जो है वो कीड़ा नहीं है, मच्छर कीड़ा है, कॉकरोच कीड़ा है, मक्खी कीड़ा है, मकड़ी कीड़ा नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन हमें बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं, तो आप इसको एकदम अच्छी तरह से रट लें। फिर निम्नलिखित में से कौन-सा रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, जो डिमोफिलिया रोग है ना, ऑप्शन नंबर सी डिमोफिलिया, वो क्या होता है कि एक पीढ़ी को अगर होगा तो वो दूसरी पीढ़ी में क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा। फिर देखिए कौन सा हार्मोन संकटकालीन हार्मोन कहलाता है? तो याद रखिएगा एड्रेनेलिन जो है वो संकटकालीन हार्मोन है। फिर जंतु कोशिका में जीवद्रव्य विभाजन किस विधि द्वारा होता है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, खांच निर्माण के द्वारा। फिर देखिए इरगोट प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है इरगोट? तो याद रखिएगा जो इरगोट होता है ना वो एल्बिगो से प्राप्त होता है। आरबीसी में हीम रंजक का क्या परसेंट होता है? तो याद रखिएगा कि लगभग 4%। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बताइए। एनीमिया रोग जो होता है विटामिन B6 की कमी से होता है। फिर देखिए आरबीसी में वायवीय श्वसन नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता है? बताइए। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, इस वजह से क्या होता है? इसमें वायवीय श्वसन नहीं होता है आरबीसी में। फिर है किस कारण से जैव विविधता में कमी आ रही है? इसके पीछे क्या रीज़न है सबसे बड़ा? बताइए। बिल्कुल सही, प्राकृतिक आवासों का विनाश हो रहा है। फिर देखिए मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें कितनी हड्डी होती है? तो मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें 29 हड्डी होती है। फिर बादाम का कौन-सा भाग खाया जाता है? बताइए बादाम का कौन-सा भाग हम खाते हैं? तो उसके बीजों को खाते हैं। पर्यावरण विद जो होते हैं वो किस वृक्ष को लगाने का विरोध करते हैं? तो इस चीज़ को अच्छी तरह से हम जानते हैं कि यूकेलिप्टस का जो पेड़ होता है, पर्यावरणविद क्या करते हैं? मना करते हैं उसको लगाने से। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें मैच द कॉलम है। सबसे पहले देखते हैं वायु से क्या फैलता है? वायु से टीबी फैलता है, ठीक है। फिर पानी से क्या फैलता है? तो पानी से हमारा हैजा फैलता है। फिर हमारा संपर्क से क्या फैलता है? तो सिफिलिस फैलता है। घाव से क्या फैलता है? टिटनस फैलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने 67 नंबर तक के क्वेश्चन किए थे, अभी 68 से करते हैं, ठीक है। वायरस जनित रोग क्या है? तो इसमें से वायरस जनित रोग कौन से हैं बताइए? बिल्कुल सही, शीतला या बड़ी माता जो है वो वायरस जनित रोग है। फिर है कजानस कजान किसका वानस्पतिक नाम है? तो ये अरहर का नाम है, कजानस कजान, ठीक है। फिर है कपूर, वनीला, रबर, उपर्युक्त में से तीनों में से कौन से पादप के उत्पाद हैं? तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये तीनों ही पादप के उत्पाद हैं, कपूर, वनीला और रबर। फिर इसे मैच करना है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये इससे मैच है और ये इससे मैच है, ठीक है। फिर देखिए जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है बताइए? मैंने आपको पहले भी बताया, लुवेनहॉक जो थे उन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। प्राकृतिक वर्णवाद किस वैज्ञानिक की देन है? तो याद रखिएगा प्राकृतिक वर्णवाद जो है वो डार्विन की देन है। फिर देखिए एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी। उनके बच्चों की निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की वर्णांध होने की संभावना है? तो याद रखिएगा 50% बच्चों की वर्णांध होने की संभावना है। फिर है कि कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण के कार्बन चक्र का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था? तो ये वर्णन जो है सर्वप्रथम हैच और स्लैक ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए कि केले को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो याद रखिएगा अगर जो केला है उसको अगर पकाना है आर्टिफ़िशियली रूप से, तो उसके लिए एथिलीन का यूज़ होता है। हमने बचपन में पढ़ा है और एनसीईआरटीज़ में भी इसको पढ़ा है, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर देखिए कि मैच द कॉलम है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है बबूल, तो याद रखिएगा बबूल का क्या क्वालिटी है? देखिए बबूल जो है निद्रा नुकुंचन।
फिर है तंबाकू, तंबाकू का है हमारा स्वतः परिवर्तन। टेलीग्राफ, टेलीग्राफ में प्रकाशानुकुंचन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। मतलब तंबाकू जो है वो प्रकाशानुकुंचन है, और जो टेलीग्राफ है हमारा, टेलीग्राफ का स्वतः परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं इसको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। देखिए, बबूल जो है वो निद्रानुकुंचन, तंबाकू जो है वो प्रकाशानुकुंचन, टेलीग्राफ जो है वो स्वतः परिवर्तन उसमें होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए, अन्य जंतुओं का शिकार करने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, जो अन्य जंतुओं का शिकार करते हैं उसको परभक्षी कहते हैं। एक सामान्य व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है? तो एक जो सामान्य व्यक्ति होता है उसका रुधिर दाब 180, सॉरी 120/80 mmHg होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर उसके बाद है कि पसीने का सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्क है वो क्या है? तो पसीने का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क जो होता है वो शरीर के ताप का नियंत्रण है, ठीक है। एक मिनट, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखिए, वह कौन सी ग्रंथि है जो 7 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाती है? तो याद रखिएगा, 7 वर्ष की आयु में कौन सी ग्रंथि समाप्त हो जाती है? तो ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। ये 7 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाती है। फिर कंदुक खल्लिका संधि कहाँ देखी जाती है, बताइए? तो बिल्कुल सही, ये बाह में देखी जाती है। कंदुक खल्लिका संधि। मानव में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, मानव में जो कशेरुकाएँ की संख्या होती है वो 33 होती है। हरे नारियल में पाया जाने वाला दूधिया जल होता है, बताइए? हरे नारियल में पाया जाने वाला दूधिया जल क्या होता है? बिल्कुल सही, तरल भ्रूणपोष होता है। फिर है मेंडल द्वारा प्रदर्शित पुनर्योजन का कारण क्या रहा है, बताइए? बिल्कुल सही, जीन का स्वतंत्र अपव्यूहन। फिर देखिए कि अमीनियोसेंटेसिस एक ऐसी तकनीक है जिसका यूज़ किस चीज़ में किया जाता है? तो गर्भ के लिंग निर्धारण में किया जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर देखिए, रानीखेत की जो बीमारी है वो किससे संबंधित? तो ये मुर्गियों से संबंधित है। फिर है हाइड्रोपोनिक्स तकनीक, हाइड्रोपोनिक्स तकनीक जो है वो किससे रिलेटेड है? मृदा के बगैर पौधे को जब उगाया जाता है तो उसको हाइड्रोपोनिक्स तकनीक कहते हैं, ठीक है। फिर है भूखा व्यक्ति शरीर के किस संचित पदार्थ का सबसे पहले यूज़ करता है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ग्लाइकोजन को, ठीक है। फिर सिनकोना पौधे के किस भाग से औषधि प्राप्त की जाती है? इस चीज़ को बताइए, कौन सा ऐसा भाग है सिनकोना पौधे का जिससे औषधि प्राप्त की जाती है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, उसके छाल से औषधि प्राप्त की जाती है। फिर इस चीज़ को याद रखिए, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, ठीक है, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, बताइए? बिल्कुल सही, 7। फिर है रेबीज शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो जो रेबीज होता है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। फिर देखिए, अमेरिकन शेर को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, जो अमेरिकन शेर होता है उसे पूमा कहते हैं। फिर इनमें से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? बताइए, कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? तो इस चीज़ को याद रखिए कि मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। फीता कृमि सुअर के कारण, प्लेग चूहा के कारण, पोलियो मगर के कारण नहीं होता है। जो पोलियो जो है ना वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। फिर लिखा है कि कौन सा जैव उर्वरक के रूप में यूज में आता है? तो याद रखिएगा, एजोला और नील हरित शैवाल जो है उसके उर्वरक के रूप में यूज होता है, लेकिन जो यूरिया होता है ना वो उर्वरक के रूप में यूज नहीं होता है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, बताइए? जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? 22 फीट होती है। इसमें से कौन सा मनुष्य का जो द्रव्य होता है एंटीबैक्टीरियल है, बताइए कौन सा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, आंसू। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अंग है जिसका आकार जीवन पर्यंत क्या होता है? समान रहता है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि जो नेत्र की गोलिका होती है, ठीक है, नेत्र की गोलिका, उसका जो आकार रहता है वो जीवन पर्यंत एक समान रहता है। फिर हमारी जीभ में लगभग कितनी स्वाद ग्रंथियां होती हैं? तो हमारी जीभ में लगभग 9000 स्वाद ग्रंथियां होती हैं। फिर लिखा है बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का यूज होता है? तो याद रखिएगा, बायोडीजल बनाने के लिए कौन सी वनस्पति का यूज होता है? रतन जोत। फिर भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो इस चीज को याद रखिएगा, जीवाश्म डिंडोरी में। फिर देखिए, गिद्धों की संख्या की कमी के क्या रीजन है?
तो याद रखिएगा कि गिद्धों की संख्या अभी कम हो रही है, इसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है डाइक्लोफेनॉक कीटनाशक, ठीक है? इसके यूज़ बढ़ने के कारण गिद्धों की संख्या कम हो रही है। फिर है कि सफ़ेद बाघ मूल रूप से कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिए था ये कहाँ पाया गया था, सॉरी हाँ, तो ये गोविंदगढ़ रीवा में पाया गया था। अब देखिए भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का जो गठन था वो 1962 में किया गया था, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर अप्रैल 1975 में प्रक्षेपित भारत का पहला उपग्रह जो पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र से इंटरकॉस्मोस यान से प्रक्षेपित किया गया था। इसका जो मेन रीज़न है वो क्या है? आर्यभट्ट, ठीक है? यही ऐसा भारत का पहला उपग्रह है, ठीक है? जो कि पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था, उसका नाम क्या है? आर्यभट्ट। फिर उसके बाद है भारत का पहला प्रक्षेपण यान SLV-3 का सफल परीक्षण कब किया गया? डेट क्या है? ठीक है? मतलब ईयर पूछ रहा है। ईयर क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी 1979। ठीक है, याद रखिएगा। फिर है विश्व का पहला उपग्रह जिसे अंतरिक्ष से मानचित्र एवं एटलस बनाने के लिए भारत द्वारा भेजा गया था, उसका नाम क्या था? तो इस चीज़ को याद रखिए, उसका नाम था कार्टोसैट 1। फिर है भारत द्वारा मानसून का अध्ययन, साइक्लोन, बाढ़ एवं सूखा का अध्ययन करने के लिए किस प्रक्षेपण यान को प्रक्षेपित किया गया था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघाट्रॉपिक्स। फिर 1957 में रूस ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष यान भेजा था जिसका नाम क्या था? तो स्पुतनिक 1। फिर देखिए अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम मानव कौन है? तो बताइए अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम मानव कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरी गागरिन, ठीक है? फिर अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेलेंटीना टेरेस्कोवा। फिर देखिए 3 अप्रैल 1984 को सोयूज़ T11 अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले प्रथम भारतीय कौन बने थे? तो राकेश शर्मा। फिर है 21 जुलाई 1969 को अपोलो 11 यान से चंद्रमा के धरातल पर गए प्रथम मानव कौन है? अगर प्रथम मानव पूछ रहा है तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, ठीक है? फिर है कि रूस द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित अंतरिक्ष स्टेशन का क्या नाम है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, मीर। उस अंतरिक्ष स्टेशन का नाम मीर है। अंतरिक्ष में परिभ्रमण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो अंतरिक्ष में परिभ्रमण करने वाला जो प्रथम व्यक्ति है वो अलेक्सी लियानो है। फिर है विश्व का पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्काई लैब किस देश द्वारा भेजा गया? तो जो स्काई लैब है वो कौन से देश के द्वारा भेजा गया है, इस चीज़ को बताइए? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। फिर है विश्व के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो विश्व का जो पहले अंतरिक्ष पर्यटक है वो है डेनिस टीटो। भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, बताइए? बिल्कुल सही, कल्पना चावला। फिर है IRS उपग्रह कितने दिन की पुनरावृत्ति पर आंकड़े प्रदान करती है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये 11 दिन, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ छोड़ा गया है? तो बैकानूर में। फिर है क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ जो होता है वो किस में किया जाता है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि स्पेस शटल में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये तो हम सबको पता है, बेंगलुरु में। फिर देखिए इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है, कह रहा है ना, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है, सही है। इसरो का उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में है। अंतरिक्ष उपग्रह केंद्र नई दिल्ली में नहीं है। शार केंद्र श्रीहरिकोटा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। फिर भारत की स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रथम सफल परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी महेंद्रगिरी 1998। फिर भारत की बहुउद्देशीय उपग्रह श्रृंखला का क्या नाम है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि इसका नाम है इनसैट। फिर इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र कौन सा है? तो याद रखिएगा कि इसरो का जो प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है वो शार है। फिर कौन सा उपग्रह एक दिन में भारत के ऊपर से 4 बार गुजरता है? तो इसको भी याद रखिएगा, IRS-1C। फिर सुदूर संवेदी उपग्रह प्रणाली विकसित करने वाला भारत कौन सा देश है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, 5वां देश है। फिर है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का जो मुख्यालय है वो अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र, सॉरी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का जो मुख्य अनुसंधान परीक्षण केंद्र है वो कहाँ स्थित है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नूर्डविक, नीदरलैंड्स में। फिर देखिए फ्रेंच गुयाना स्थित कोरू अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा जाने वाला भारत का पहला इनसैट उपग्रह कौन सा है? तो ये इनसैट 1C। फिर भारत का सर्वाधिक भारी उपग्रह कौन सा है, बताइए? तो इनसैट 4A।
इनसैट 4A जो है वो भारत का सर्वाधिक भारी उपग्रह है। फिर अब पायलट रहित प्रथम भारतीय रॉकेट कौन-सा है? तो ये हो जाएगा लक्ष्या। फिर देखिए 2 बार अंतरिक्ष से यात्रा करने वाले अंतरिक्ष पर्यटक का क्या नाम है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, चार्ल्स सिमोनी। फिर कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से संचार प्रणाली की संकल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? आर्थर सी क्लार्क ने। फिर देखिए कल्पना चावला जिस अंतरिक्ष शटल द्वारा अंतरिक्ष में गई वह क्या है बताइए? तो वह जो है कोलंबिया। फिर देखिए लिखा है भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन कब तक विकसित कर सकेगा? ये बात बोल रहा है, ठीक है? तो इसकी जो संभावना है ये 2014 में उस वक़्त लगाई गई थी, ये पहले का क्वेश्चन है, तो ये इर्रेलेवेंट है अभी। अभी के डेटा के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। फिर है भारत चंद्रमा पर यान भेजने वाला विश्व का कौन-सा देश बना है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, छठा देश। अग्नि प्रक्षेपास्त्र का यूज़ किसमें होता है बताइए? बिल्कुल सही, सतह से सतह। अग्नि प्रक्षेपास्त्र का जो यूज़ होता है वो सतह से सतह पे मतलब मार करने के लिए होता है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि इनमें से कौन-सा भारत के रडार नहीं है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि भारत के जो रडार हैं, वो पृथ्वी भारत का रडार नहीं है। फिर मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कब की गई थी? इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ये हो जाएगा 1945 में। फिर है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए? कलपक्कम में। फिर देखिए भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम है परम 1000। फिर है भारत का परमाणु रिएक्टर का जो नाम है वो क्या है? तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, अप्सरा। 18 मई 1974 को भारत द्वारा पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये भी याद रखिएगा, पोखरण में। फिर देखिए हाइड्रोजन बम बनाने वाला भारत विश्व का कौन-सा देश है? तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि हाइड्रोजन बम बनाने वाला जो भारत है वो विश्व का तीसरा देश है। फिर है कि भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? तो दूसरा परमाणु परीक्षण जो है वो 11 एवं 13 मई 1998 को किया। फिर सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक कहाँ स्थित है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हैदराबाद। सर्वप्रथम 1997 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर इयान बिलमुट तथा उनके सहयोगियों ने भेड़ का क्लोन जो है वो तैयार किया। उसका नाम क्या है? तो उस चीज़ को याद रखिएगा, उसका नाम है डॉली। फिर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा की स्थापना कब हुई? ये अच्छा क्वेश्चन है और ये वन डे एग्जाम में पूछता रहता है, ठीक है? तो याद रखिएगा कि 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई। फिर देखिए विश्व का सबसे तीव्र कंप्यूटर का क्या नाम है? बताइए? तो ऑप्शन नंबर डी, सिक्वोया। अंटार्कटिका में भारत के तीसरे अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? बताइए? बिल्कुल सही, भारती। फिर देखिए ईश्वर कण या गॉड पार्टिकल का क्या नाम है? तो ईश्वर कण या गॉड पार्टिकल का जो नाम है वो हमारा हिग्स बोसॉन है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में हम आर्ट एंड कल्चर के एमसीक्यूज़ करेंगे, ठीक है? और ये कल मैं आपको करा दूँगी क्योंकि 22 तारीख से पहले मतलब 20 लगभग 20 तारीख तक आपके यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के सारे रिवीजन क्लासेस हो जाएँगे। 20 के बाद से फिर हम सीजीपीसीएस के क्लासेस लेंगे, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।